इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और भीष्म इंटरनेशनल की यूनिट के हर मेंबर की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने हमारी दूसरी सीरियल आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा को भी उतना ही प्यार और स्नेह दिया जितना कि आपने हमारी पहली सीरियल शक्तिमान को दिया था। दोस्तों, आर्यमान पृथ्वी की कहानी नहीं है। पृथ्वी तो उसमें है ही नहीं। यह पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों की कहानी है। हम अपनी इस कहानी में आरियाना आकाश गंगा में स्थित कुछ ग्रहों की यात्रा कर चुके हैं, जैसे कि थार, गुरुक्षेत्र, जाबो, सवितान और एक कृत्रिम ग्रह ओसेक। अब हमारी कहानी अन्य ग्रहों की यात्रा करने के लिए तैयार है। परंतु इस यात्रा को शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों के साथ इन पिछले 13 हफ्तों की कहानी को संक्षिप्त में दोहराना चाहेंगे, ताकि अगर हमारे कुछ दर्शक कई एक कड़ी मिस कर चुके हों या कोई नए दर्शक हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े हों, उन सबको आर्यमान ब्रह्मांड के योद्धा की कहानी का सूत्र समझ आ सके और इस अद्भुत और दिलचस्प रोमांचक यात्रा के पहले उन्हें आर्यमान की कहानी ठीक से समझ आ सके। ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगाएं हैं। इनमें से एक है आरियाना आकाश गंगा, जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। इस आकाश गंगा में सैकड़ों ग्रह हैं। इन सभी ग्रहों के बीच में आपसी व्यावहारिक और व्यापारिक संबंध है। ये ग्रह अत्यधिक उन्नत और विकसित हैं। इनकी यातायात व्यवस्था इतनी अधिक विकसित है कि इनके यान पलक झपकते ही कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इन ग्रहों के निवासी अलग अलग रंग रूपों के हैं, अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले हैं। फिर भी इनके बीच आपसी सौहार्द है, आपसी मेल मिलाप है। यहां का विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इन्होंने मशीनी मानव यानी रोबो को भी इतना अधिक विकसित कर लिया है कि उनसे वो किसी भी तरह का काम करवा सकते हैं। क्या बात है टोबो? परंतु समय के साथ साथ लोभ और लालच ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड में अशांति फैल गई। लोगों का आपसी मेल मिलाप खत्म होने लगा। आए दिन युद्ध के बादल गरजने लगे और अंतरिक्ष यानों से आग बरसने लगी।
लोगों के दिलों में दहशत फैल गई, जान माल की हानि होने लगी, उनकी संपन्नता अभिशाप बन गई। ऐसे में ब्रह्मांड के कुछ प्रबुद्ध निवासियों ने अपनी और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए एक महासंघ की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया ओमियान महासंघ। और उसका अध्यक्ष चुना गया महान होशिन। ओमियान जय थे। होशिन शस्त्र तथा शास्त्रों का ज्ञाता था, महान ज्योतिष था, प्रकांड पंडित था। पूरे ब्रह्मांड भर में उसका मान और सम्मान था। उसने अपने पूरी कौशल के साथ ब्रह्मांड के सभी ग्रहों की सुरक्षा और शांति की स्थापना के हर संभव प्रयास किए, परंतु असंतोष तो असंतोष होता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में धीरे धीरे सुलगता रहता है और एक दिन मौका पाते ही वो आग की तरफ भड़क उठता है। और ब्रह्मांड में इस बार असंतोष की फैली आग का कारण था नारक। नारक ने होशिन की दी हुई शिक्षा और विद्या का अनुचित प्रयोग करके अपने आप को बलशाली और शक्ति संपन्न बना लिया था। नारक अत्यधिक क्रूर और महत्वाकांक्षी था। वो संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और इसके लिए उसने एक कृत्रिम ग्रह बनाया, उसे नारक इतना अधिक शक्तिशाली बन गया कि ब्रह्मांड के बड़े बड़े सम्राट भी उससे डरने लगे। उसके पास अपना एक मजबूत जासूसी तंत्र था, जिससे ब्रह्मांड की सारी सूचनाएं उसे मिलती रहती थी। महासामंत नारक, तारका ग्रह के अध्यक्ष ने आपकी उस एक व्यापार संघ की सदस्यता स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है तथा आपको व्यापार कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दे दी है। ये हुई ना समझदारी की बात। सामंत मनु, हम तुमको रक्षा ग्रह के व्यापार तंत्र का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड भर में अपनी मनमानी करने लगा। एक बात याद रखो सामंत वैशाख, जो चीज नारक के काम नहीं आ सकती वो किसी और के भी काम नहीं आ सकती। ये सरासर अन्याय है, आतंक है। उस एक व्यापार संघ के अध्यक्ष को संयम से काम लेना चाहिए। खामोश! हमें उपदेश देते हो? ये मत भूलो सामंत वैशाख कि नारक के नेतृत्व में ही उस एक व्यापार संघ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और शक्तिशाली समूह बना है। आज अंतरिक्ष के व्यापार पर उसे का ही एक अधिकार है। इसमें सिर्फ आपका ही नहीं, उस एक संघ के सदस्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान उनका केवल गिनती का है। उन्होंने सदस्य बनकर सिर्फ संख्या बढ़ाई है। उस एक व्यापार संघ को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला सिर्फ मैं हूं, मैं महासामंत नारक। और मैं अपने काम में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। परंतु आपके सारे कार्य ओमियान संघ के नियमों के विरुद्ध हैं। ओमियान संघ आपके अनैतिक व्यवहार को सहन कभी नहीं करेगा। परंतु मेरे विरुद्ध ओमियान में जाएगा कौन? मैं जाऊंगा और आपकी इस कारगुजारी की शिकायत करूंगा और आपको दंड दिलवाऊंगा। सामंत वैशाख, तुम मेरे विरुद्ध ओमियान में जाओगे, महासामंत नारद को दंड दिलवाओगे। हाँ हाँ, अब मैं आपके उस एक व्यापार संघ से अपनी सदस्यता वापस ले रहा हूं। बहुत अच्छे सामंत वैशाख, अब जब तुम उस एक संघ के सदस्य नहीं रहे तो उस एक संघ को भी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं।
और जिस किसी को उस एक संघ की आवश्यकता नहीं होती, पूरे ब्रह्मांड को भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। सामंत वैशाख, हम तुम्हारे त्याग पत्र पर मोहर लगाते हैं। कभी कभी तो गुस्से में आकर वो पूरा ग्रह उड़ा देता था। अपने अहंकार के मद में चूर होकर उसने जाबो के राजा शोण की पुत्री रासा को पाने के लिए जाबो ग्रह पर हमला कर दिया और इस बात की सूचना होशिन ने ओमियान में दी। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि नारक राजा शोण पे आक्रमण करने के लिए जाबो ग्रह जा रहा है। हमने अपने उपग्रह के उपकरणों से उसे उस एक संघ से निकलते हुए देखा है। तो इस बारे में ओमियान का निर्णय क्या है महान होशिन? हमारा ओमियान संघ किसी भी समस्या का निर्णय लेकर चेतावनी दे सकता है, पर दुष्टों के इरादे और अहंकार की जय यात्रा को नहीं रोक सकता और न ही बदल सकता है भविष्यवाणियां। भविष्यवाणियां? क्या भविष्यवाणी हो सकती है महान होशिन? भविष्यवाणी यह कहती है कि महासामंत नारक जिस रासा से विवाह करना चाहता है, उसी रासा का पुत्र उसका संहारक होगा, उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भविष्यवाणी यह भी कहती है कि रासा का यह पुत्र थार का मुक्तिदाता होगा और जिस क्षण वो जन्म लेगा, उस क्षण थार में हजारों वर्षों के बाद बरसात होगी। इधर नारक के आक्रमण की खबर जाबो ग्रह के राजा शोण को मिलती है और वो भड़क उठता है, मगर उसकी पुत्री रासा उससे कहती है, पिताजी, नारक केवल मुझे पाने के लिए जाबो पर आक्रमण कर रहा है। मैं अपने जीते जी जाबो का विनाश नहीं होने दूंगी। मैं नारक के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगी। नहीं बेटी, मैं तुझसे इतना बड़ा बलिदान नहीं दे सकता। मैं जानता हूं तू भी नारक से घृणा करती है। तू ही क्या, ब्रह्मांड के सारे शांतिप्रिय लोग नारक की महत्वाकांक्षाओं से घृणा करते हैं। मैं अपने जीते जी तुझे उसके हवाले नहीं कर सकता। नारक के आक्रमण का उत्तर दिया जाएगा। नारक अपने सैनिकों को लेकर जाबो ग्रह की ओर बढ़ता गया। और उधर जाबो ग्रह के सैनिक भी अपने अंतरिक्ष यानों को लेकर नारक का मुकाबला करने के लिए बाहर निकल आए और फिर आकाश में शुरू हुआ एक भीषण युद्ध। महाराज शोण को खबर कर दो, हम हारने की स्थिति में हैं। नारक से हारने के बाद राजा शोण मजबूर हो गया, मगर उसकी पुत्री रासा कोई साधारण महिला नहीं थी। वो महिलाओं के आश्रम सवितान की कुशल शिष्या रह चुकी थी। सवितान महिलाओं का एक ऐसा आश्रम था जहां महिलाओं को हर तरह की सांसारिक और दैवीय शक्तियां प्रदान की जाती थी, उन्हें शक्तिशाली बनाया जाता था और अपनी रक्षा के लिए रूप बदलने तक की कला भी सिखाई जाती थी। गुरु माता, माया की बच्ची मुझे भी धोखा दे गई। तो ऐसी थी शोण राजा की पुत्री रासा। जब नारक जाबो महल में रासा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो रासा ने अपने 7 रूप प्रकट किए और नारक अपने सामने 7 रासाओं को देखकर परेशान, चकित
और अचंभित रह गया। उसी समय नारक ने राजा शोण को मारने की धमकी दी। अगर असली राजा स्वयं अपने आप को मेरे हवाले नहीं करती तो मैं सबका वध कर दूंगा, और सबसे पहले शोण का। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। नहीं, हमें तुमसे यही आशा थी रासा। नहीं बेटी, मेरे जीते जी तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी बात मान लीजिए पिताजी। मैं अपने पिता का और सहेलियों का वध होते नहीं देख सकती। राजा, चलो नारक। राजा, दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आर्यमान में भी सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करेंगे, साथ ही हेल्दी एजुकेशन आप लोगों को भी देंगे। तो हम आर्यमान का पहला सेगमेंट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है इससे क्या होगा। यह कंसेप्ट लोगों और खास तौर पर बच्चों की जिज्ञासा पर निर्भर करता है। मुझे बचपन में एक कहानी याद आ रही है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक दादाजी बैठे हैं और अचानक दरवाजे पे किसी ने नॉक की और बच्चा जाके दरवाजा खोलता है। दादाजी पूछते हैं कौन आया है, तो वो कहता है कि पड़ोसी का लड़का आया है। दादाजी फिर पूछते हैं कौन आया है, लड़का कहता है पड़ोसी का लड़का आया है। दादाजी फिर पूछते कौन आया है, लड़का कहता है पड़ोसी का लड़का आया है। दादाजी फिर, लड़का नाराज होकर कहता है 4 बार कह चुका हूं आपको, लड़का आया लड़का आया, आप पूछते जा रहे हैं कौन आया कौन आया कौन आया। दादाजी कहते हैं देखो बेटे, जब तुम छोटे से थे तो खिड़की पर एक कौवा आया था, तुमने पूछा दादाजी ये कौन है, मैंने कहा था कौवा है। तुमने पूछा कौन है, मैंने कहा कौवा है। तुमने फिर पूछा कौन है, मैंने कहा कौवा है। तुमने 12 बार मुझसे पूछा, मैंने 12 बार तुम्हें जवाब दिया। अब सिर्फ 3 बार या 4 बार में ही तुम थक गए। तो दोस्तों, यह होती है जिज्ञासा जो खास तौर पर बच्चों में होती है। हमारा मानना यह है कि बच्चों की जिज्ञासा को कभी मत रोकिए। वो जितने सवाल करें, उन सभी सवालों का आप लोग सही जवाब उनको देते रहें तो उनका ज्ञान बढ़ेगा। तो लीजिए, पेश है आर्यमान का पहला एजुकेशनल सेक्शन, इससे क्या होगा। वो बाहर की पाइप भी पूरी साफ कर लो। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ओवरहेड टैंक की सफाई कर रहे हैं। उससे क्या होगा? इससे हमें पीने और नहाने के लिए साफ और अच्छा पानी। और उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे कपड़े जो है ना वो साफ पानी से धुलेंगे। तुम अच्छा पानी पियोगे तो बीमारियों से बचोगे। और अगर तुम्हारे नहाने का पानी गंदा हुआ तो तुम भी गंदे हो जाओगे। उससे क्या होगा? गंदे पानी में नहाने से फोड़ियां फुंसियां हो जाती हैं। तुम गंदे हो जाओगे, तुम्हारे साथ कोई खेलेगा नहीं, लोग तुमसे दूर दूर भागेंगे। इसीलिए पीने, नहाने और धुलाई करने का पानी हमेशा साफ होना चाहिए। अब तुम बताओ कि इससे क्या होगा। इससे मैं साफ और तंदुरुस्त बनूंगा और मेरी क्लास की लड़कियां मुझसे दूर नहीं भागेगी। समझ गए तुम, और आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा।